मेरे दिल में आज क्या है, तुमको हो तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तुमको हो तो मैं बता दूं। बताऊं मेरे दिल में क्या है? मेरे दिल में ये है, इस बार के एग्ज़ाम में सबने फट्टे चक्के आने हैं। मतलब ज़बरदस्त एग्ज़ाम करके आने हैं सर। एग्ज़ाम आपके बहुत बढ़िया होना चाहिए। बस मैं इतना कहूँगा, जब पेपर आपके सामने आए बिल्कुल कूल माइंड से करना, विदाउट प्रेशर करना। जितने क्वेश्चन पहले आते होंगे वही पहले करने हैं। उन क्वेश्चन को नहीं देखना जो समझ में नहीं आ रहे, वो अपने आप समझ में आएंगे सर। मैं सही बता रहा हूँ, अपने आप समझ में आएंगे। एक बार पहले वो पेपर हो जाएगा ना जो बढ़िया से आता होगा, मैं लिख के देने को तैयार हूं, देखना पेपर कितना बढ़िया होगा। और वहां पे बैठ के बिना बात का प्रेशर मत लेना कि हाई ये क्वेश्चन देखो हुआ नहीं लग रहा, हाई ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आया है, हाई ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आया है। सर वो सारा पेपर बेकार हो जाएगा। जितना पेपर पहले आता है उतना बढ़िया से करोगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे उसको बाद में करने हैं, सबसे बाद में डिस्कस करने हैं। देखना वो भी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ये मेरे दिल में है बस। बच्चा करे तो बहुत बढ़िया बात आपके दिल में है, बस यही तो है सर। मैं चाहता हूँ इस बार ना हर बच्चा, मैं कह रहा हूँ, सीएस बन जाए। बस मेरे प्रोफेशनल की फैमिली का हर बच्चा सीएस बन जाए। और कुछ ही घंटे बाकी हैं सर, बिल्कुल कम ही घंटे बाकी बचे हैं। हाँ, कई बच्चे ऐसे होंगे जो तीनों मॉड्यूल नहीं दे रहे होंगे या सीएस बनने वाले नहीं होंगे, बट जो भी आप ग्रुप दे रहे हो, मेरी दिली तमन्ना यह है कि आपका वो ग्रुप क्लियर हो जाए। बस अच्छे से एफर्ट्स करना, बहुत बड़े पेपर देना, प्रेजेंटेशन बढ़िया होनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से एग्जाम होने चाहिए। बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी, चलो इधर सुना ध्यान से। अच्छा, लास्ट क्लास में आज हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सेशन नंबर 2 है। लास्ट क्लास के अंदर हमने 2 चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एक तो हमने चैप्टर किया था टैक्स प्लानिंग वाला, और दूसरा चैप्टर किया था एलएलपी और कंपनी और एनआरकी टैक्सेशन वाला। वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें 2 टॉपिक करने हैं। एक तो टॉपिक आपका बिल्कुल सिंपल सा है, गार का, उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है 5 नंबर का। और दूसरा टॉपिक है इंटरनेशनल टैक्सेशन, या अगर मैं यूं कहूं ट्रांसफर प्राइसिंग का, उसमें से भी एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है जी। ठीक है जी, तो 2 क्वेश्चन बनेंगे आज। हमें 2 टॉपिक करने हैं, इन्हीं दोनों में से 2 क्वेश्चन बनेंगे। अब जो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे, और बाकी क्वेश्चन स्कैनर आपके पास है, एक बार आपने जरूर रीड करके जाने हैं जी। स्टार्ट करें क्लास? पक्का पक्का? आओ जी, इधर देखो ध्यान से, फटाफट से आओ जी। एक बार अब यहाँ पे चेक करना। सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक हमारा है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल का। अब क्वेश्चन नंबर 1 वैसे मुझे डिस्कस नहीं करना, बट क्वेश्चन नंबर 1 के बिना ना चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट देख लेते हैं। वैसे एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट कोई बड़ी बात नहीं। एग्जाम अगर बिल्कुल सिंपल बनना हो तो क्या पता क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारे एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, व्हाट इज द जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, मतलब गार क्या है एंड उसकी एप्लीकेबिलिटी कब होती है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो 5 नंबर का बनेगा जी। अच्छा, गार का मतलब क्या है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। याद करो, मैंने क्लास में भी कहा था कि मेन आपके 3 केस होंगे, टैक्स प्लानिंग होगा, टैक्स अवॉइडेंस होगा, टैक्स इवेजन होगा। गार जो होगा वहां एप्लीकेबल होगा जहां पे टैक्स अवॉइडेंस की बातें होंगी। प्लानिंग और इवेजन वाले केस में गार की बातें नहीं होती। आपको मैंने कहा था कि गार गवर्नमेंट क्यों लेकर आई, उसके रीजन है सर। रीजन क्या था? क्योंकि आर प्रैक्टिकल लाइफ में काफी सारे लोग टैक्स अवॉइडेंस करते हैं। उस अवॉइडेंस को रोकने के लिए इनकम टैक्स में प्रोविजन नहीं बन सकते सारे के सारे। अब गवर्नमेंट ने कहा भैया तुम तो अवॉइडेंस करते रहोगे, हम कितने सार बनाएंगे। सार का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। आपको मैंने कहा भी था कि एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बन सकता है कि सार और गार में क्या डिफरेंस है। तो मेनली सार का मतलब क्या होता है कि जो अवॉइडेंस को रोकने के लिए इनकम टैक्स में प्रोविजन बन चुके हैं उसको हम सार बोलते हैं, और जहां पर वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे उस केस में एप्लीकेबल कर देंगे गार। और याद करो, जितने बच्चे मेरे फैमिली के सामने बैठे हैं, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि गार के प्रोविजन एप्लीकेबल तब होंगे अगर कोई ट्रांजैक्शन जो आपने की है, अगर वो अरेंजमेंट या ट्रांजैक्शन इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है। याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था? अगर वो इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है उस केस में गार लगेगा। अब ये इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कब कवर होती है? 4 कंडीशन थी। याद करो, एक आपके मेनली 2 टेस्ट थे। एक तो टैक्स बेनिफिट होना चाहिए, और उस टैक्स बेनिफिट के साथ इन चारों में से अगर कोई भी एक केस अगर एग्जिस्ट होता होगा, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देंगे? इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बोल देंगे। उस केस में गार की एप्लीकेबिलिटी कर देंगे। बट गार भी हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ से ऊपर का होगा उस केस में गार की बातें होंगी, नहीं तो गार की बातें नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद गार वहां एप्लीकेबल होंगे जहां सार एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि जहां सार एप्लीकेबल है वहां पे सार लगेगा। जहां प्लानिंग की बातें होंगी वहां गार नहीं लगेगा।
लगेंगे, जहां इवेजन की बातें होंगी वहां गार नहीं लगेंगे, अवॉइडेंस वाले केस में लगेंगे, अवॉइडेंस वाले केस में भी कहां, जहां सार नहीं होंगे, और वहां पे भी तब अगर टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ से ऊपर होगा उस केस में गार की बातें होंगी। ये सारी बातें आपकी पहले पॉइंट के अंदर लिखी हुई हैं जी, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक बातें गार के आपको लिख के आनी है, आपने क्लास में डिटेल में पढ़ी हुई हैं, प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जी, प्रैक्टिकल लाइफ आपको मैंने समझा दी थी, ये बातें आप रीड कर सकते हो, यही सारी बातें आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ गार, मतलब व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ गार इम्प्लीमेंटेशन, मतलब क्या इम्प्लीकेशन होगा गार इम्प्लीमेंटेशन से। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, द इम्प्लीकेशन ऑफ गार इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल हैव पावर टू डिनाई टैक्स बेनिफिट इफ ए ट्रांजेक्शन वाज कैरिड आउट एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, मतलब आपको टैक्स बेनिफिट देने से मना कर सकते हैं अगर आपने टैक्स को अवॉइड करने के लिए वो ट्रांजेक्शन की है और वहां पे सार एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद फॉर एग्जांपल, अब सोच के बोलना, आपको मैंने क्लास में कई सारे एग्जांपल लिए थे, एक तो हो गया केमैन आइलैंड का, मुझे नहीं पता कई बच्चे भी यहाँ पे कह रहे हैं जी ये कौन सा एग्जांपल आ गया, केमैन आइलैंड हो गया, मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गया। आपको मैंने कई जगह कहा था कि कुछ ऐसी कंट्री टैक्स हेवन कंट्री होती हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, नकली डब्बा कंपनी बनाते हैं, शेल कंपनी बनाते हैं। प्रैक्टिकली आज शेल कंपनी काफ़ी मतलब कम हो चुकी हैं सेबी की गाइडलाइंस बनने के बाद, बट याद करो कई एग्जाम्पल हमने किए थे, आपको मैं एग्जाम्पल याद करा दूँ, रॉबर्ट वाड्रा का, रॉबर्ट वाड्रा जो पप्पू, मैं क्या नाम लो आप ही बोलते हो, मैंने तो नहीं कभी बोला, अब अपने वही पप्पू जी के क्या है, वो आप बच्चा समझ गया ना, हाँ। तो अगर आपको बताओ उनका केस अभी इसके अंदर पकड़ा गया, उन्होंने क्या किया था, राउंड ट्रिपिंग की थी। याद करो गार में एक कॉन्सेप्ट हमने किया था राउंड ट्रिपिंग का। राउंड ट्रिपिंग क्या होती है, पैसा घुमाना, और जो बीच में पार्टीज आ रही हैं उनका उस ट्रांजेक्शन से कोई भी लिंक नहीं होता, बट वो फिर भी क्यों रखी जाती है, पैसा घुमाने के लिए, उसको राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं। तो गवर्नमेंट देखो यहाँ पे वही एग्जांपल दे रही है कि आपने मॉरिशस में कोई कंट्री मतलब मॉरिशस में कोई कंपनी बनाई, उसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो। अब सब जानते हैं इंडिया मॉरिशस का DDAA कितना खराब था, अब जाके DDAA सही हुआ है। पहले क्या था, मॉरिशस में टैक्स लगता था और मॉरिशस में टैक्स था ही नहीं, सोच के बोला मॉरिशस में टैक्स था ही नहीं, तो कंपनी क्या करती थी, मॉरिशस से इंडिया में आती थी। तो गवर्नमेंट कहती थी भैया ये सारी कंपनी जो मॉरिशस में खुली है ना, ये सारी कंपनी जो केमैन आइलैंड में खुली हैं, ये सब हमें पता है कि तुम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, अवॉइडेंस की बातें करना चाह रहे हो, इसलिए हम यहाँ पे गार लेके आए हैं। तो ये वही बातें यहाँ पे लिखी हैं, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ गार इम्प्लीमेंटेशन, उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे आपके सामने यहाँ पे हैं। उसके बाद एक और व्हेन कैन एन अरेंजमेंट बी डिक्लेयर एज एन इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। अब याद करो सर, इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट किसे कहते हैं। आपको मैंने कहा था कि 2 चीज़ें देखनी है, एक तो टैक्स बेनिफिट होना चाहिए, और टैक्स बेनिफिट के साथ ना 4 केस होंगे, उन चारों में से कोई भी अगर एक केस भी सेटिस्फाइड होगा, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देंगे, इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बोल देंगे। और जहां पे वो इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बन जाएंगे, उस केस में गार की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। एक बार चेक करना, देखो जी, द इनकम टैक्स कमिश्नर विल एम्पावर टू डिक्लेयर एन अरेंजमेंट एज एन इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट इफ। अब देखो 4 केस हैं, ABCD। पहला केस कौन सा है कि आपने कोई ऐसा राइट क्रिएट किया, कोई ऑब्लिगेशन है विच आर नॉट ऑर्डिनरी क्रिएटेड बिटवीन पर्सन डीलिंग एट आर्म लेंथ प्राइस, मतलब अगर 2 पार्टी आर्म लेंथ प्राइस पे काम कर रहे हो तो ट्रांजेक्शन ऐसे नहीं होती, आपने ट्रांजेक्शन अलग तरह से की है। और अगर ट्रांजेक्शन आपने अलग तरह से की है, इट मीन साफ पता लग रहा है कि आप अवॉइडेंस करना चाह रहे हो, उस केस में हम गार की बातें कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन नहीं लग रहे हो। याद करो सर, क्योंकि ना बच्चा ना कई बार मुझसे क्लास में ये क्वेश्चन पूछता था कि सर ALP वाले केस में तो TP की बातें होती हैं। मेरे नोनू मेरे शोनू, याद करो TP का लॉ हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता। TP का लॉ वहीं लगता है जहां इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है, और इंटरनेशनल किसे कहते हैं, TP के लॉ में 92B में डिफाइन किया हुआ है। अब जो ट्रांजैक्शन मेरी इंटरनेशनल में कवर नहीं होती, इंटरनेशनल मीन्स ये नहीं होता कि इंडिया से बाहर की गई हर ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल है। याद करो उसके लिए एसोसिएटेड एंटरप्राइज होना जरूरी है। अब मान लो हम दोनों आपस में एसोसिएटेड नहीं है और फिर भी हमने मान लो अवॉइडेंस कर ली, उस केस में TP का लॉ तो लगेगा नहीं। अब जहां पे TP का लॉ नहीं लगेगा, मतलब सार एप्लीकेबल नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए, उस केस में गार एप्लीकेबल कर देंगे। तो मिले ना गार की ना इंटेंशन समझो कि गवर्नमेंट गार क्यों लेकर आई। तो गवर्नमेंट गार क्यों लेकर आई थी, मैंने क्लास में भी कहा था कि प्रॉब्लम क्या थी, लोग अवॉइडेंस करते थे और वहां पे कोई स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट कवर करने के लिए क्या लेकर आई थी, गार लेकर आई थी। तो गवर्नमेंट ने पहला वही बोला है कि ऐसा कोई राइट क्रिएट हो रहा है, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है जो नॉर्मली नहीं होता अगर ये ट्रांजैक्शन फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर होती। उसके बाद जी रिजल्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द मिसयूज और एब्यूज द प्रोविजन ऑफ एक्ट।
आप एक्ट के प्रोविजन को मिसयूज कर रहे हो, एब्यूज कर रहे हो, उस केस में क्या एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं, गार की एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं। उसके बाद लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, मतलब जो आपने ट्रांजेक्शन की है उसमें कमर्शियल सब्सटेंस की कमी है। कमर्शियल सब्सटेंस मीन्स ट्रांजेक्शन फेक लग रही है। फेक का मतलब क्या है, आपने मॉरिशस में कंपनी क्यों खोली, क्या इस कंपनी के बिना काम नहीं चल सकता था? आपने अगर कंपनी खोली है तो कोई ना कोई दिमाग में खुराफाती चल रही होगी ना। इट मीन्स आपके दिमाग में जो भी खुराफात चल रही है कि हम इस कंपनी को खोल के ये काम करेंगे, तो साफ पता लग रहा है तुम्हारी ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस की कमी है। तो अगर ऐसा है उस केस में गार लगा देंगे। उसके बाद is entered into or carried out by means or in a manner which are not ordinary employed for bona fide purpose, मतलब bona fide purpose के लिए नहीं की गई है। ये नॉर्मली केस में ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं होती है। आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन करने की कोशिश की है, आपकी इंटेंशन मेलाफाइड है, उस केस में क्या एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं गार, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगी, इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। ठीक है जी। तो इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के अंदर ना बस ये बात ध्यान देना, एक तो टैक्स बेनिफिट होना चाहिए, और टैक्स बेनिफिट के साथ इन चारों में से अगर कोई भी एक सिंगल केस भी एग्जिस्ट करता होगा ना, उस केस में गार की एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं। रीजन बिंग वो ट्रांजैक्शन बन जाएगी इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। तो मेरे बच्चे बस ये बात ध्यान देना जी। अब ये बातें आपने पहले पढ़ी होंगी, आपको लग रहा होगा कि सर ये बातें हमें याद आ रही हैं, और याद आनी भी चाहिए सर। ये मत सोचना कि क्वेश्चन आंसर के अंदर कुछ अलग सीखने को मिलेगा सर। ये सिर्फ मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, और मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कई बार हमारे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट टाइम में छूट जाते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं सर, मैं कह रहा हूँ 30 में से अगर 2 क्वेश्चन 10 नंबर के भी बन गए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो सिर्फ इसलिए सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और मेरे को पता है 99% बच्चों को लग रहा होगा सर पहले बातें पढ़ी हुई हैं, बट 1% बच्चा अगर ये क्वेश्चन सही ढंग से करके चला गया और 10 नंबर के भी बन गए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी जी। ठीक है, तो आपने जरूर करके जाने हैं सर। ये बातें आपने क्लास के अंदर पढ़ी होंगी, ये आपको याद होनी चाहिए डेफिनेशन की इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट में कौन सी ट्रांजेक्शन कवर होती है। ठीक है, उसके बाद देखो जी, उसके बाद फिर डिफरेंस बिटवीन अवॉइडेंस और इवेजन, ये तो टैक्स प्लानिंग वाले चैप्टर में आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज राउंड ट्रिपिंग। अब देखो राउंड ट्रिपिंग फाइनेंसिंग क्या होती है सर, ये शॉर्ट नोट बन सकता है 2 या 3 नंबर के अंदर। मैंने क्लास में जब इसको समझाया था तो मैंने एग्जाम्पल लिया था रॉबर्ट वाड्रा का। आपको मैंने कहा था कि अभी वो पकड़ में आ गए थे, उन्होंने काफ़ी सारी कंट्री में पैसा घुमाया। अब होता क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर पैसा घुमाते हैं। मतलब वहाँ कंपनी खोली, फिर वहाँ पैसा भेजा, फिर वहाँ से वहाँ भेजा, फिर वहाँ से वहाँ, फिर किसी कंट्री में जाकर उन्होंने अपना बिल्डिंग ले ली, मतलब वहाँ पर अपना घर ले लिया, फ्लैट ले लिया। अब सोच के बोला पैसा घुमाना, घुमाने का मतलब क्या है कि बीच में 10 पार्टी खड़ी कर दी, और 10 पार्टी का ना कोई काम भी नहीं है। मतलब जब हमने एक्चुअल में उस ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व किया, हमें समझ में आया कि ये 10 लोग तो बिना बात के हैं। इट मीन्स ये 10 लोग क्यों खड़े किए गए, ताकि हम इस चेन को पकड़ ना पाए। सर एक बात बताओ, अगर मुझे किसी कंट्री में घर ही लेना था तो डायरेक्टली मैंने घर क्यों नहीं लिया, पैसे घुमा के क्यों लिया? पैसे घुमा के इसलिए लिया कि डिपार्टमेंट को बहुत बड़ी दिक्कत हो इतने लोगों को ढूंढने में। और फाइनली रॉबर्ट वाड्रा ने यही केस तो किया था सर। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया, यही काम तो किया था। बीच में इतनी सारी कंट्री डाल रखी थी, कंट्री से पैसा घुमाया, तो फाइनली इसको क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Section 97(2) of Income Tax Act define round tripping finances to include any arrangement in which through a series of transaction fund are transferred amongst the parties to the arrangement and such a transaction do not have any substantial कमर्शियल पर्पस अदर देन ऑब्टेनिंग टैक्स। इनका कोई कमर्शियल पर्पस होता ही नहीं है, कोई बिजनेस का पर्पस ही नहीं है, सिर्फ इनका एक पर्पस है कि हमें टैक्स बेनिफिट लेना है। ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में लोग क्या करते हैं, इतनी बड़ी चेन बना देंगे। इतनी बड़ी चेन क्यों बनाएंगे, डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उनका मेन पर्पस क्या, बिजनेस करना है? आंसर इज नो। मेन पर्पस क्या है कि ताकि टैक्स की अवॉइडेंस हो जाए। तो गवर्नमेंट ने कहा हेलो, अगर तुम ये राउंड ट्रिपिंग वाला केस भी कर रहे हो, ये इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट में कवर होता है, उस केस में गार की एप्लीकेबिलिटी कर देंगे। ठीक है जी, ये बोलते हैं जी राउंड ट्रिपिंग। उसके बाद जी डिफरेंस बिटवीन गार एंड सार। अब ये तो क्लास के अंदर मैंने काफ़ी आपको अच्छे से लिखवाया था, एक बार आप इसको रीड कर लेना। मैं समझा देता हूँ कि गार और सार में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनने के चांस पूरे हैं 5 नंबर का, कि गार और सार में क्या डिफरेंस है। देखो गार के बारे में तो आपको पता है, एक बार दोबारा बोल दूं, गार के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना, एग्जाम के लिए जरूरी है। पहली बात, ये प्लानिंग वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात, अवॉइडेंस और इवेजन वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरी बात, टैक्स मैनेजमेंट वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। चौथी बात, अवॉइडेंस वाले केस में एप्लीकेबल होगा। अवॉइडेंस वाले केस में भी हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। जहां सार हैं, मतलब जहां पे ऑलरेडी स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल बने हुए हैं, वहां पे गार एप्लीकेबल नहीं होगा। जहां सार नहीं है, उस केस में भी गार हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ट्रांजैक्शन टैक्स बेनिफिट अगर 3 करोड़ से ऊपर का होगा, उस केस में गार एप्लीकेबल होगा।
ये बात क्लियर हो गई। बट गार ना कुछ लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता जी। एक तो मैंने क्या बोला, अगर टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ तक होंगे तो गार एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक नॉन रेजिडेंट होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उस केस में भी गार एप्लीकेबल नहीं होता। मैं दोबारा बोलूंगा, एफआईएस होते हैं जी, एफआईएस होते हैं, उस केस में भी कुछ केस में गार एप्लीकेबल नहीं होता। और दूसरा मैंने क्या बोला, अगर टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ तक का होगा उस केस के अंदर गार एप्लीकेबल नहीं होगा। और गार एप्लीकेबल हर ट्रांजेक्शन पे नहीं होगा। अगर कोई अरेंजमेंट इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट में कवर होगा उस केस में गार की बातें करोगे, नहीं तो गार की बातें नहीं करोगे। ये तो हो गया गार के बारे में। सर ये सार क्या होता है? सार का मतलब नाम से पता लग रहा है, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। मतलब जहां पे लोग टैक्स अवॉइडेंस करते थे, उस टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी इनकम टैक्स में प्रोविजन ला चुकी है। जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग का लॉ, याद करो क्लास में जब हमने ट्रांसफर प्राइसिंग का लॉ किया था, आपको मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल एसोसिएटेड पार्टी है, आपस में ट्रांजेक्शन की, और ट्रांजेक्शन एएलपी पर नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं है। अब क्या करेंगे, एफएमवी निकालेंगे, जो डिफरेंस होगा वो इंडियन की इनकम में एडबैक कर देंगे। होता क्या था, लोग क्या करते थे, टैक्स अवॉइडेंस करते थे ना। तो उस टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टीपी का चैप्टर इंसर्ट किया, उसको बोलते हैं सार। पीजीपी के चैप्टर में सेक्शन 48(2) है। अगर आपने मान लो किसी को पेमेंट की है, पेमेंट आपने फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा कर दी, आपने खर्चा ज़्यादा क्लेम कर लिया, प्रॉफिट कम कर दिए, टैक्स कम हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब तुम्हें पेमेंट करनी थी 100 रुपये, तुमने पेमेंट 150 रुपये क्यों कर दी? तुमने 50 रुपये की अगर ज़्यादा पेमेंट की होगी, 50 रुपये हम तुम्हारी इनकम में ऐड करेंगे। ये 48(2) है। तो एक्चुअल के अंदर 48(2) है क्या, वो भी एक सार ही है। तो मेन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इनकम टैक्स में जहां जहां अवॉइडेंस होती थी, क्लबिंग का लॉ। सर क्लबिंग का लॉ क्या था, याद करो एग्जीक्यूटिव के अंदर आपने क्लबिंग के लॉ के अंदर पढ़ा था कि लोग क्या करते थे, इनकम डाइवर्ट करके टैक्स कम करते थे ना, वो अवॉइडेंस ही तो थी। उस अवॉइडेंस को रोकने के लिए क्या बन गया, क्लबिंग का लॉ बन गया। तो क्या वो सार में कवर नहीं होगा? यस, वो सार में कवर होगा। तो सार मीन्स क्या होगा, जहां पे स्पेसिफिक रूल बन चुके हैं। और वहां पे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा अगर आपने कोई भी काम किया होगा और जहां पे सार हैं वहां पे लिटिगेशन कम से कम होंगी, टाइमली काम कंप्लीट हो जाएगा। बट जहां पे गार लगाना पड़ेगा ना, उस केस में लिटिगेशन काफी बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोगों को दिक्कत पता है क्या है कि लोग क्या बोलेंगे, हमने लॉ कहां ब्रेक किया। भाई अवॉइडेंस वाले केस में याद करो मेरे बच्चों, जो हमने प्लानिंग वाला चैप्टर किया, अवॉइडेंस वाले केस में कभी भी कोई पर्सन लॉ ब्रेक नहीं करता। अब जब अवॉइडेंस वाले केस में कोई लॉ ब्रेक ही नहीं करता, तो मेन प्रैक्टिकल लाइफ में आर्ग्यूमेंट क्या होंगे कि अगर हमने लॉ ब्रेक ही नहीं किया, हमारे पर गार क्यों लगा रहे हो? तो वहां पे आर्ग्यूमेंट इंक्रीज हो सकते हैं। सार वाले केस में आर्ग्यूमेंट इंक्रीज नहीं होंगे, वहां पे टाइमली केस सोल्व हो जाएगा। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जी, ठीक है जी। ये बातें सार के लिए हैं और ये बातें आपकी गार के लिए हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस निकल के आ रहा है, ठीक है जी। आपके नोट्स में भी डिफरेंस दिया होगा, आपने कहीं से भी क्लासेस ली हो, मुझसे ली हैं, कहीं से भी ली हैं, क्लास में आपको डिफरेंस लिखवाए होंगे, आप वहाँ से नॉर्मली पढ़ सकते हो। अब एक्सक्लूजन ऑफ गार, एक्सक्लूजन फ्रॉम गार का मतलब है कि गार एप्लीकेबल कहाँ नहीं होगा। एक तो वही मॉनिटरी थ्रेशोल्ड लिमिट, वो 3 करोड़ रुपए की लिमिट है। एक एग्जामिशन टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FIIs जो हो गया, ठीक है जी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गया। दे रूल्स प्रोवाइड द प्रोविजन गार आर नॉट एप्लीकेबल ऑन FI। और एक्सक्लूजन फॉर पी नोट्स इन्वेस्टमेंट इन FIIs, मतलब कुछ लोग FIIs के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि कई लोग जैसे बाहर वाले लोग जो हैं नॉन रेजिडेंट हैं, वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सर अगर डायरेक्टली इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लग गए तो जितने भी टेररिस्ट हैं वो तो इंडिया के अंदर घुस जाएंगे। तो मेनली वो इन्वेस्टमेंट करते हैं FIIs के थ्रू। तो गवर्नमेंट कह रही है उन लोगों के ऊपर भी गार एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तीसरा पॉइंट ये निकल के आ रहा है जी, ठीक है। तो ये 3 एक्सक्लूजन है गार की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बन चुका है। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि एक्सक्लूजन फ्रॉम गार कि कौन कौन से केस गार से बाहर हैं। ये 3 केस आपको लिख के आने हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर मेनली था सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा एक थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है। मैं प्रैक्टिकल लाइफ मतलब इसको थ्योरी नहीं बोलता प्योर, बट याद तो हमें करना पड़ेगा। इसके अंदर बस ये है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, हमें लिखना है बस। अगर प्रोविजन दिमाग में क्लियर हैं तो लिख के आओगे, नहीं तो फ्री के 5 नंबर कट जाएंगे, और 5 नंबर का बनता ही बनता है, ठीक है जी। ये टॉपिक हमारा हो गया गार का। उसके बाद फिर यहाँ पे अच्छा ये FAQs दिए हुए हैं गार के, ये ना कुछ गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन निकाली थी गार की। ये पढ़नी है पढ़ सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में FAQs कई बार पढ़ने पड़ते हैं। उन्होंने FAQs आपके प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर भी डाल दिए, तो मेनली फॉलो होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे अब है जी इंटरनेशनल टैक्सेशन। सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसफर प्राइसिंग का जी। इसमें से भी एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम के अंदर बनता है जी। जितने बच्चे प्रोफेशनल के मेरे सामने बैठे हैं, इनमें से भी एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम के अंदर बनेगा ही बनेगा टीपी का।
आज की क्लास के अंदर इसमें प्रोविजन बेस वाले क्वेश्चन भी करेंगे और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मींस कि अगर हमें एएलपी निकालनी हो तो एएलपी कैसे निकलेगी वो वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। अच्छा और सुना ध्यान से, आपको मैंने इनकम टैक्स के प्रोफेशनल वाले बच्चों को, मुझे नहीं पता आपको पता नहीं पता, मैंने इनकम टैक्स के अपने क्लास नोट्स, इनकम टैक्स के अपने क्लास नोट्स मैंने अपनी वीडी स्टडी हब की एप्लीकेशन पे डाले हुए हैं। एक्सेस कोड टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और जो मैंने क्लास में नोट्स बनवाए हैं, मैं समरी बुक नहीं कह रहा, जो मैंने क्लास में नोट्स बनवाए हैं बहुत बढ़िया तरीके से, वो नोट्स मैंने अपनी पूरी फैमिली को एज ए गिफ्ट इस बार दिए थे। अब जिनके पास है अच्छी बात है, नहीं है एक बार मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर लेना। ये जो मैं टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज में डायग्राम फॉर्म में उस नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिनके पास नहीं है वीरी स्टडी हब की मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना, एक्सेस कोड आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से एक्सेस कोड लेके वहाँ पे लिंक होगा, उस लिंक को कॉपी कर लेना ब्राउजर के अंदर, आपके नोट्स आपके डाउनलोड हो जाएंगे जी। ठीक है जी, इधर देखो ध्यान से। अब इस चैप्टर में क्वेश्चन सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ये वाला जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना। कह रहे हैं एक्सप्लेन इन दी फॉलोइंग केसेस वेदर द एंटिटी शैल बी डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज अंडर सेक्शन 92A2। मतलब क्या इस ट्रांजैक्शन को हम एसोसिएटेड ट्रांजैक्शन मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपको ये बताना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रन इंडिया लिमिटेड हैज 12 डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड आउट ऑफ विच 6 डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय रेस लिमिटेड। अब सोच के बोलना, 12 डायरेक्टर हैं, 12 में से 6 डायरेक्टर जो है वो दूसरा एंटरप्राइज अपॉइंट कर रहा है, तो क्या ये दोनों पार्टी एसोसिएटेड पार्टी बनेंगे नहीं बनेंगे? आंसर इज नो। नालायक सर, 2 दिन के बाद एग्जाम है आपके, बच्चा कह रहा है यस बनेंगे। क्यों बनेंगे भाई? इधर देखो ध्यान से नालायकों, याद करो 92A के अंदर मैंने कहा था कि अगर मोर देन हाफ बीओडी अपॉइंट किए होंगे, अगर मोर देन हाफ बीओडी अपॉइंट किए होंगे, उस केस में ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड बनती है, नहीं तो नहीं बनती। अब सोच के बोला, अगर 12 में से 6 अपॉइंट किए तो 50% अपॉइंट किए, मोर देन 50 कहां पे? तो अगर मोर देन 50 नहीं है, उस केस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज में कवर नहीं होंगे। ये बात ध्यान देना चाहिए। तो ये पार्ट एसोसिएट एंटरप्राइज में कवर नहीं होंगे। अगला, कैन यूके लिमिटेड पोजेस 25% ऑफ वोटिंग पावर इन बैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या भैया एसोसिएटेड बनेंगे? नहीं बनेंगे। 26% या उससे ऊपर की वोटिंग पावर होनी चाहिए, यहाँ पे 25% है, तो एसोसिएटेड में कवर नहीं होंगे। जोए इंडिया टोटल बोरोइंग अमाउंटेड 1000 करोड़ आउट ऑफ विच गारंटी जो दी गई है गिवन बाय चैपल इंडिया लिमिटेड फॉर ए बोरोइंग 400 करोड़। अब सोच के बोलना सर, 10% से ऊपर अगर गारंटी दी गई है, जितनी बोरोइंग है उसका 10% या उससे ऊपर की अगर गारंटी है, तो क्या बन जाएंगे? लिंक पार्टी बन जाएंगे। अब अगर 1000 करोड़ है, उसका 10 कितना बन गया? 100 करोड़ बन गया। यहाँ पे कितनी है? 400 करोड़। तो क्या 10% से ऊपर है? आंसर इज यस। तो अगर 10% से ऊपर होगा तो पार्टीज क्या बन जाएंगी? एसोसिएटेड। तो इस केस में इसको एसोसिएटेड पार्टी मानेंगे, ऊपर वाले 2 केस में नहीं मानेंगे। ठीक है जी, तो आंसर एक बार देख लो जी क्वेश्चन नंबर 3 का। ये एसोसिएटेड नहीं बनेंगी, नॉट एसोसिएटेड, ये भी एसोसिएटेड नहीं बनेंगी, और ये बन जाएंगे एसोसिएटेड। देखो तीनों के आंसर आपके सामने और तीनों हमारे सही हैं जी। बताओ जी, कितने मुश्किल क्वेश्चन है जी। तो अगर आपने सही ढंग से पढ़े हैं, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है जी। ठीक है, और जब कल इसको कंप्लीट करेंगे, कल हमारे 2 टॉपिक होंगे। एक तो टैक्स ट्रीटीज वाला, टैक्स ट्रीटीज वाले में क्या होंगे? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, उसकी बातें होंगी। और जो फिर लास्ट वाला टॉपिक होगा उसमें कैपिटल गेन के थोड़े बहुत टॉपिक हो गया, और उसके बाद आपके मर्जर अमलकामिशन के हो गया, उसको कंप्लीट करेंगे जी हम। ठीक है नी, लो जी, अब एक बार आओ जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4, एक कंपनी यूके की है, होल्ड 9% शेयर इन पिट लिमिटेड ऑफ इंडिया। द टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ पिट लिमिटेड इज 57,25,000 और हैज़ गिवन ए लोन टू पिट लिमिटेड 30 लाख। एग्जामिन वेदर ये दोनों पार्टीज एसोसिएटेड है या नहीं है। सर एक बात मैंने सोच के बताना आपको, मैंने कहा था अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को लोन दिया हो उसकी एसेट की बुक वैल्यू के 51% से ज़्यादा। याद करो सेक्शन नंबर 92A एसोसिएटेड एंटरप्राइज का, अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को लोन दिया है उसकी एसेट की बुक वैल्यू के 51% से ज़्यादा, दोनों पार्टी क्या बन जाएंगी? लिंक पार्टी बन जाएंगी। अब अगर यहाँ पे उसकी एसेट की बुक वैल्यू 57,25,000 है, उसका अगर मैं 51% निकालता हूँ, एक बार निकालना कितना हो गया जी?
तो अगर 57,25,000 का मैं 51% निकालूंगा तो 29,19,750 हो गया। ये कितने 30 लाख रुपए, तो 51% से ज़्यादा है। ये दोनों पार्टी क्या बन जाएंगी, लिंक पार्टी में कवर हो जाएंगी। तो आप इसका आंसर देख लो, दैट इज डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। सर क्या ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बन सकते हैं? ये एग्जाम के अंदर ही क्वेश्चन बने हुए हैं। ये बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले सामने बैठे हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनने के बाद ही इन्होंने प्रैक्टिस मैनुअल में डाले हैं जी। ठीक है, जितने बच्चे अब सामने हैं, चाहे वो ओल्ड के हैं चाहे वो न्यू के हैं, सिलेबस तो चैप्टर दोनों में सेम है, तो कोई बड़ी बात नहीं। किस में से क्वेश्चन बन जाए मुझे भी आइडिया नहीं है, आपने करके सारे जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। कोको लिमिटेड सप्लाई कंज्यूमेबल एंड मटेरियल ऑफ 300 करोड़ टू पैरेट लिमिटेड। टोटल कंज्यूमेबल एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम बाय पैरेट लिमिटेड 400 करोड़। अब अपने बोल देना, आपको मैंने कहा था अगर मटेरियल सप्लाई हो रहा है 90% से ज़्यादा, 90% या उससे ज़्यादा, उस केस में क्या बनेगा, एसोसिएटेड बनेगा। अब अगर 300 डिवाइड बाय 400 करूंगा तो 75 हो गया ना, तो 90% से कम हो गया। तो अगर 90 से कम हो गया, ये दोनों पार्टी एसोसिएटेड एंटरप्राइज में कवर नहीं होंगी, इनको हम एसोसिएटेड में कवर नहीं करेंगे, तो ये पार्टी डीम टू बी एसोसिएटेड नहीं बनेंगी। क्रॉस हो गया। एक बार इसका आंसर आप देख लो, देखो 90% और इसमें कितना आ रहा है 75%, इसलिए नॉट टू बी एसोसिएटेड, ये उसमें कवर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देख लो जी। अब ये हमारा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसमें हमें निकालनी है एएलपी। आओ जी एएलपी निकालते हैं। इंदिरा लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी सप्लाइड बेलेट्स टू चार्ल्स लिमिटेड यूके बेस्ड कंपनी विच होल्ड 40% ऑफ शेयर ऑफ इंदिरा लिमिटेड। मतलब उसने इसके 40% होल्ड किए, तो एसोसिएटेड में कवर हो गया, क्योंकि 26% या उससे ऊपर की वोटिंग पावर है। फिर आगे बोल रखा है जी ऑल्सो सप्लाइड द, यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंदिरा लिमिटेड ऑल्सो सप्लाई द सेम प्रोडक्ट टू अनदर यूके बेस्ड कंपनी वेल्स लिमिटेड एन अनरिलेटेड एंटिटी। ठीक है जी। द ट्रांजेक्शन विद चार्ल्स लिमिटेड आर प्राइस एट यूरो 400 पर MT FOB वेयर एज ट्रांजेक्शन विद वेल्स आर प्राइस 700 पर MT। मतलब रिलेटेड पार्टी को दिया 400 रुपये का और अनरिलेटेड को दिया 700 रुपये का। अगर क्वेश्चन में और कुछ भी ना कहो, अगर क्वेश्चन में और कुछ भी ना कहो, तो ये 700 जो है ना, 700 जो है ये फेयर मार्केट वैल्यू बन जाएगी। सर अगर और क्वेश्चन में कुछ भी ना कहो, ये 700 जो है ये क्या बन जाएगी, ये फेयर मार्केट वैल्यू बन जाएगी। बट उसने क्या बोला, इंश्योरेंस एंड फ्रेट अमाउंट टू यूरो 200 मैट्रिक टन है जी, कंप्यूट द आर्म लेंथ प्राइस। अब सोच के बोल देना जी। अब अगर इंश्योरेंस फ्रेट 200 है तो 700 में से आप फंक्शनल डिफरेंस माइनस कर दो, कितना हो गया जी, 500 हो गया। इट मीन्स एक्चुअल प्राइस 500 रुपये है, आपने दिया 400 रुपये का, 100 रुपये आपकी इनकम में ऐड करने पड़ेंगे। तो एक बार चेक कर लेना इसका आंसर कितना आएगा जी। देखो 500, तो वही ALP कितना आया 500, तो 100 रुपये आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगे। ये पहले इन्होंने प्रोविज़न लिखा और प्रोविज़न लिखने के बाद कप मेथड से इन्होंने आंसर निकाल दिया। ये इसका आंसर 5 नंबर के अंदर था जी। बताओ क्वेश्चन कितना मुश्किल बना सर, सोल्व करना कितना मुश्किल हो गया। बच्चा कह रहा है मजे मतलब, तो और क्या, आप ही बोलते हो बाहर आके पता नहीं सर पेपर कहाँ से बना। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन तो सर टेक्निकल आएंगे ही आएंगे, ये बात आप सोच के जाना, क्योंकि CS प्रोफेशनल का एग्जाम है सर, कोई बच्चों वाला एग्जाम नहीं है। कुछ क्वेश्चन 100% टेक्निकल बनेंगे ही बनेंगे, जो समझने में दिक्कत होगी। बट मैं कह रहा हूँ 60 नंबर का तो आसान बनेगा, लिख के देख लो। तो पहले वो 60 नंबर करना, 40 नंबर को हाथ मत लगाना। आपकी सबसे गंदी प्रॉब्लम क्या है, पहले आप 40 को हाथ लगाओगे। ठीक है जी। लो जी, उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया जी। उसके बाद आप आ जाओ जी, ये तो आपका हो गया आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालते हैं रीसेल प्राइस मेथड से, उसका इन्होंने लो पूरा लिख रखा है जी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में लिखना है। APA एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, याद करो हमने क्लास में किया था। ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल बैक प्रोविजन अंडर द APA। ये ध्यान से पढ़ना, ये प्रोविजन ना मैंने बहुत बढ़िया तरीके से अपने क्लास नोट्स में लिखवाया हुआ है। इसमें इतना बढ़िया नहीं लिखा हुआ। अगर मेरे क्लास नोट्स आपके पास हैं, इस बार इस बैच के लेटेस्ट मैं कह रहा हूँ जी, कई बच्चों ने मेरा पुराना बैच लिया होगा, तो मैंने क्लास नोट इशू करने का रीज़न ही क्या था कि जो मेरे पुराने बैच वाले बच्चे उनको भी नए बैच के क्लास नोट्स मिल जाएँ। और कईयों ने वो डाउनलोड नहीं किए, उनको लग रहा है यार क्यों करेंगे। सर आपके नोट्स और इस नोट्स में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। रीज़न बिंग, क्योंकि एक तो अमेंडमेंट मैंने बीच में इनकॉर्पोरेट की है, और दूसरा इस बार मैंने नोटिंग काफ़ी सारी कराई है। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर लेना, लास्ट रिवीजन नए नोट से कर लेना, आपका फ़ायदा हो जाएगा बहुत बड़ा।
उसके अंदर मैंने काफ़ी बढ़िया पॉइंट लिखवाए हैं रोल बैक के। रोल बैक प्रोविजन है क्या, क्योंकि ना बच्चे को ना कई बार समझ नहीं आता, और ये क्वेश्चन कई बार अटक चुका है रोल बैक का। बच्चा कहता है रोल बैक का मतलब क्या है। रोल बैक कुछ भी नहीं है यार। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में एक बात मुझे बताओ, एपीए एंटर करते हैं अगले 5 साल के लिए और ओनली फॉर इंटरनेशनल, नॉट फॉर डोमेस्टिक। अब याद करो मैंने क्लास में कहा था कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है ना, पिछले 4 साल के लिए भी एपीए एंटर कर सकते हो, उसी को रोल बैक बोलते हैं। बस जो पिछले 4 साल है ना, उसके लिए भी आप एपीए एंटर कर सकते हो, उसको रोल बैक बोलते हैं। याद करो मैंने क्लास में कहा था पिछले 4 सालों की रिटर्न आपने फाइल कर दी हो, केस पेंडिंग होने चाहिए, और जो आपने ध्यान सुना, अगर लेनी है तो पिछले 4 साल के लिए लगातार लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे को पिछले साल की लेनी है फिर 2 साल की नहीं लेनी फिर उससे पिछले, ऐसा नहीं होगा। रोल बैक प्रोविजन, हाँ अगले 5 साल, ध्यान सुना, अगले 5 साल गवर्नमेंट कह रही है, वो तो अगले 5 साल आएंगे, पिछले 4 साल। अच्छा एक बात और सुना जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे अगले 5 साल के लिए रोल बैक, अगले 5 साल के लिए एपीए नहीं लेना, पिछले 4 साल के लिए सिर्फ लेना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ पिछले 4 साल के लिए नहीं लेना, अगले 5 साल के लिए लेना है, वो चल जाएगा, बट सिर्फ पिछले 4 साल के लिए लेना है, अगले 5 साल के लिए नहीं लेना, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब एपीए अगले 5 साल के लिए तो एंटर होगा ही होगा। अब तुम ये बताओ पिछले 4 साल के लिए तुम्हें एपीए में एंटर होना नहीं होना। अब कई बच्चे कह रहे हैं भाई ये एपीए होता क्या है, इसमें होता क्या है। याद करो मेरे बच्चों, इसमें एएलपी निकालते हैं, एएलपी निकालने का मेथड बताते हैं, जो मेथड बताएंगे उसी से आपको एएलपी बतानी होती है। फिर इसमें आपकी मॉडिफाइड रिटर्न भी जाती है, आपकी असेसमेंट की टाइम लिमिट भी 1 साल से इंक्रीज हो जाती है जी। तो एक बार देख लो यहाँ पे क्या लिखा है। एप्लीकेबल हुए थे 1/4/2014 से। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज एन अहेड ऑफ टाइम agreement between a taxpayer and taxpaying authority of an appropriate transfer pricing methodology for some set of transaction as issue over a fixed period of time. The rollback provision allow an APA entered into from 1st April 13 to be applied to 4 previous year for the international transaction, only for international. ठीक है नी, rule regulation including the manner which rollback apply to bilateral AP have been notified by notification. अब इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू की हुई है, उसमें इसके बारे में लिखा है। वही मैं कह रहा हूँ क्लास में मैंने बहुत बढ़िया पॉइंट्स लिखवाए हैं, अगर वो सारे पॉइंट्स आप लिखाओगे 5 नंबर फ्री के आपके मिल जाएंगे जी। ठीक है नी, तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, इस नंबर को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके जाओगे रोल बैक वाले को। उसके बाद देखना जी, उसके बाद देखो, स्टेट द कॉन्सिक्वेंस that would follow if assessing officer make adjustment to arm length price in international transaction of assessee resulting in increase in total income. What are the remedy available to assessee to dispute such adjustment? इसका मतलब क्या है। अच्छा कई बच्चों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्वेश्चन छोड़ के भाग गए, कह रहे छोड़ो यार ये नहीं, अब हमारा दिमाग नहीं चल रहा, अब तो जो हमने किया हुआ है वही किया हुआ है। वो तो अच्छी बात है, वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। बट ये क्वेश्चन तो आपने किए होंगे ना सर, ये कोई मैं नए क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन नई नहीं है, ये जो प्रोविजन आपने पढ़े हैं उसके बेस पे ही है, मैं कुछ एक्स्ट्रा करवा ही नहीं रहा। याद करो ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है आपने एक सेक्शन नंबर 92C किया होगा आर्म लेंथ प्राइस का, उसका सब सेक्शन 3 आपने किया होगा, उसका क्वेश्चन है। सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 याद कराऊं, याद करो मैंने कहा था कुछ केस में आपकी एएलपी को गवर्नमेंट नहीं मानेगी, डिपार्टमेंट आपकी एएलपी निकालेगा, याद आ रहा है। और वो 4 डिफॉल्ट थे, अगर उन चारों में से आपने कोई भी एक डिफॉल्ट किया तो डिपार्टमेंट की एएलपी मानेंगे, आपकी एएलपी गलत कर देंगे। और फिर जो डिपार्टमेंट एएलपी निकालेगा उसको यूज करके डिपार्टमेंट इनकम निकालेगा, और जब डिपार्टमेंट आपकी इनकम इंक्रीज करेगा तो आपको कोई भी बेनिफिट उस इनकम के लिए नहीं मिलेगा। मतलब ना तो आपको डिडक्शन मिलेगी और ना ही कोई टीडीएस का रिफंड मिलेगा। याद करो मैंने क्लास में आपको बताया था कि जितने अमाउंट से डिपार्टमेंट इनकम इंक्रीज कर रहा है वो इनकम इंक्रीज होगी, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, उस इनकम से रिलेटेड कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बच्चा कहता है हाय 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 हार्डशिप हो रही है सर, मैं इसके अगेंस्ट कहीं जाना चाहता हूं तो क्या रेमेडी है। तो गवर्नमेंट कहती है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, एक सेक्शन 144 होता है जो मे बी अगर आपने एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में किया होगा तो डीआरपी का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बताता हूं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल होता है एक डीआरपी, मतलब अगर आपके डिस्प्यूट हैं उसको रिजोल्व करने के लिए एक पैनल बनता है, आप उसके पास जा सकते हो, आप अपील कर सकते हो, आप कमिश्नर के पास अपील कर सकते हो, और आप कमिश्नर के पास रिवीजनल अथॉरिटी के पास भी जा सकते हो। देखो यहाँ पे 3 बातें लिखी हैं, पहले तो ये लिखा है उस प्रोविजन में है क्या, ठीक है, आपकी इनकम इंक्रीज होगी, देखो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना तो आपको डिडक्शन मिलेगी और ना ही कोई टीडीएस का रिफंड आपको मिलेगा। उसके बाद पहला बेनिफिट आप मतलब पहली रेमेडी क्या मिलेगी, आप डीआरपी के पास जाओ सेक्शन 144 में, आपका 30 दिन का टाइम होगा,
आप अपील कर दो जी कमिश्नर के पास जी 30 दिन के अंदर, और या आप रिवीजन के पास चले जाओ 264 में। इन तीनों में से कहीं पर भी आप जा सकते हो, बस ये बात ध्यान देना, ये आपके पास रेमेडी है अगर डिपार्टमेंट आपकी ALP निकालता है और इनकम इंक्रीज करता है जी। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है। उसके बाद देखो जी, आओ जी हम, ये तो मेथड है। अब ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन जी, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं सर? अगर कोई ट्रांजेक्शन आपस में इंडिया में ही की जा रही है, ठीक है, याद करो 80I वाली ट्रांजेक्शन, 80IA वाली ट्रांजेक्शन जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफाइड। बट तब उसके ऊपर TP का लो लगेगा अगर आपकी टर्नओवर, अगर आपकी एग्रीगेट ट्रांजेक्शन वैल्यू 20 करोड़ से ऊपर की होगी। तो ये बात यहाँ पे एक बार पढ़ लो जी। अगर कोई ट्रांजेक्शन 80A वाली है, 80I8 वाली है, ठीक है, मतलब 80IA की सीरीज, और अगर 20 करोड़ से ऊपर उसका ट्रांजेक्शन होंगी, तब उस केस में TP का लो लगेगा, नहीं तो TP का लो एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये बात ध्यान देना जी। बातें समझ में आ रही हैं जी? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारी बातें आपकी निकल के आ रही हैं। उसके बाद जी ये लो जी, अब एक क्वेश्चन हमारा कप मेथड का है, ALP निकालने वाला है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं एक बार आप खुद पढ़ो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे जी। ABC लिमिटेड इज ए फॉरेन सब्सिडरी कंपनी ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड सेल रेफ्रिजरेटर टू ABC लिमिटेड एट ए प्राइस ऑफ 10,000 ईच फॉर सेल टू इट्स डीलर इन सिंगापुर। ठीक है, इन अदर स्टेट XYZ लिमिटेड इज डायरेक्टली सेलिंग टू देयर डीलर एट 12,000 विद ए वारंटी ऑफ 1 ईयर 500 फॉर ईच फ्रिज। मतलब रिलेटेड पार्टी को बेचा 10,000 रुपए का, अनरिलेटेड को बेचा 12,000 रुपए का, जहां पे 500 रुपए वारंटी चार्जेस भी है। ठीक है, ABC लिमिटेड डज नॉट ऑफर सच वारंटी, उसने वारंटी ऑफर नहीं की। क्वांटिटी सोल्ड टू ABC लिमिटेड इज 8,000 यूनिट टू डीलर ऑफ XYZ लिमिटेड इज 3,000। अब सोच के बोलना जी, मतलब इसको 8,000 दी है, उसको 3,000 दी है, वो कह रहा है ALP निकाल दो। अब बताओ जी क्या करेंगे। पहले तो मैं कोई बताओ, रिलेटेड पार्टी को सामान बेचा 10,000 रुपए का, अनरिलेटेड को वही सामान बेचा 12,000 रुपए का, तो रिलेटेड पार्टी को कम प्राइस पर बेचा, तो गवर्नमेंट ने बोला ALP आ गई 12,000 रुपए। बट 12,000 रुपए का प्राइस विद वारंटी है सर, 12,000 रुपए का प्राइस विद वारंटी है। तो अगर वो प्राइस विद वारंटी है तो विद वाले को अगर विदाउट वारंटी पे लेके आना है तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। भाई विद वारंटी वाले को अगर विदाउट वारंटी पे लेके आना होगा तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे ना। अब देखो 12,000 में से अगर माइनस कर दूंगा मैं कितना? 500 रुपये, तो 11,500 रुपये। तो 11,500 रुपये की ALP है, आपने बेचा 10,000 रुपये का, तो 1,500 रुपये की इनकम ऐड करनी पड़ जाएगी। एक बार चेक करना, 1,500 रुपये का डिफरेंस आएगा। यस, अब कितना एडिशन करोगे? अगर 8,000 यूनिट हैं तो 1,500 रुपये आप कर दोगे, 12 लाख, 1,20,00,000 रुपये का एडिशन होगा भाई साहब। और ध्यान रखना, इससे रिलेटेड कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अभी आपको मैंने कहा कि 92 C4 और C3 में लिखा हुआ है कि जितने से इनकम इंक्रीज की जाएगी उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। वही बात आपकी लास्ट में लिखी हुई है जी। देखो ये क्वेश्चन 5 नंबर का है जी। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा यार? बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है सर, और ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में कई बार किए नहीं TP के। तो ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। लो जी, अब एक बार आओ क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन है रीसेल प्राइस मेथड का। याद करा दूं थोड़ा सा, रीसेल प्राइस मेथड में क्या होता है? रीसेल प्राइस मेथड में क्या होता है कि मैंने कहीं से सामान परचेस करके, मैंने रिलेटेड पार्टी से सामान परचेस करके आगे किसी को बेचा अनरिलेटेड को, और उससे जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट मार्जिन को बेस लेते हैं। याद करो मैंने कहा था फिर बेस प्राइस में से वो प्रॉफिट मार्जिन हटा देंगे, फिर जो आपकी एडजस्टमेंट होगी उस एडजस्टमेंट को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो प्राइस आएगा उसको बोलते हैं ALP। रीसेल प्राइस मेथड में ये मेथड था आपकी ALP निकालने का। एक बार क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है जी। जोनिक ऑफ कनाडा होल्ड 35% शेयर ऑफ गामा इंडिया लिमिटेड। ठीक है जी, गामा इंडिया लिमिटेड इंपोर्ट, उसने इंपोर्ट किया 2,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट X फ्रॉम जोनिक कनाडा एट ए प्राइस ऑफ 1,500। बहुत बढ़िया जी। एंड दीज आर सोल्ड टू सुनील रेजेंसी लिमिटेड 1,700। ठीक है, 1,500 का लेकर 1,700 का बेच दिया। बहुत बढ़िया किया। गामा लिमिटेड हैज ब्रॉट सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम रौनक इंडिया लिमिटेड एंड सोल्ड टू विनय लिमिटेड एट ए ग्रोस प्रॉफिट 14% ऑन सेल। मतलब कहीं और, मतलब अनरिलेटेड से लेकर फिर आगे बेचा 14% GP कमाया। तो यहां पे अब जो आगे 1,700 का बेचा, इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो बेस लेंगे ना वो क्या लेंगे? 14% लेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई सर?
यार हाँ या ना तो बोल दो यार, कम से कम हाँ या ना तो बोल दो मेरे बच्चे। ये तो आपको बच्चों वाले क्वेश्चन लगने चाहिए। अब आपको तो ये लगना चाहिए सर मलाई वाले, मलाई की तरह क्वेश्चन हो रहे हैं, मलाई की तरह। मेरे से पहले आप क्वेश्चन करके बैठ जाओ, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए इस टाइम तो। ठीक है ना। ये तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं करा रहा कि आपको समझ में आ जाए, समझ तो आपने सारा पहले लिया है। मैं सिर्फ इन क्वेश्चन को दोबारा इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए एग्जाम से पहले फटाफट क्वेश्चन की इनकम टैक्स में आपने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, सिर्फ ये रीज़न है। ये रीज़न नहीं है कि मैं क्वेश्चन करवाने के लिए आया हूँ सर। 3 दिन पहले कोई भी टीचर कभी क्वेश्चन करवाने के लिए नहीं आएगा, वो रिवीजन करवाने के लिए आएगा। रिवीजन मैं करा चुका हूँ, अब क्वेश्चन की रिवीजन चल रही है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी रिवीजन कर लो। इधर देखो ध्यान से, तो 14% लेंगे। अब आगे कह रहा है जोनिक, जोनिक जो है, जोनिक इनकॉर्पोरेशन कनाडा ऑफर ए क्वांटिटी डिस्काउंट 15 पर यूनिट, वेयर एज रोनक इंडिया लिमिटेड डज नॉट ऑफर सच डिस्काउंट। मतलब वहाँ रोनक ने डिस्काउंट ऑफर नहीं किया, उसने ऑफर किया, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। और गामा इंडिया इंकर्ड फ्रेट 10 रुपये और कस्टम ड्यूटी 30 रुपये। तो अब ये खर्चे जो हैं, अब सोच के बोलना, ये खर्चे क्या माइनस करेंगे प्लस करेंगे? बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आपने, आग लगा दी जी। बच्चा कह रहा है ऐड करेंगे। पेपर अभी है ना, इस बार ही है ना पेपर, या क्या विचार है? नलायक को माइनस करेंगे। एक बार सेल प्राइस मेथड का अपने नोट्स खोल के देखो, मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ नोट्स आपके पास होने चाहिए। उसमें चेक करो मैंने क्या लिखा हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन माइनस करेंगे, ठीक है, और जो फंक्शनल डिफरेंस होंगे अदर पार्टी के साथ वो सारे माइनस करेंगे। अब यहाँ पे पहले तो ऐसा करो, 1700 में से 14% जो है आप माइनस कर दो जी। इसको माइनस करने के बाद आएगा 1462, 1462 ये निकल के आएगा जी, 1462। उसके बाद आप माइनस करोगे क्वांटिटी डिस्काउंट कितना है जी, डिस्काउंट कितना है 15 रुपये, और खर्चे कितने हैं 40 रुपये, तो ALP आएगी 1407। एक बार चेक करना, ALP 1407। अब सोच के बोलना, 1407 रुपये वाला सामान आपने 1500 रुपये का परचेज किया। भाई साहब हेलो, आपने 1407 वाला सामान आपने 1500 रुपये का परचेज किया है। मतलब आपने खर्चे ज़्यादा डेबिट कर लेते। क्यों? आपने परचेज अगर ज़्यादा प्राइस पर किया होगा, खर्चे ज़्यादा डेबिट हुए होंगे, प्रॉफिट कम हो गए होंगे। तो अपने खर्चे एक्सेस में डेबिट कर रखे थे, तो गवर्नमेंट ने कहा जितने एक्सेस किए होंगे उसको ऐड बैक कर देंगे। तो डिफरेंस देख लो 93, तो 1,86,000 जो होंगे वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगे जी। ये इसका आंसर बनेगा। तो ये क्वेश्चन रीसेल प्राइस मेथड का, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर बन चुका है जी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लो जी, ये वाला है और आंसर आपका ये वाला जी। ठीक है जी। उसके बाद जी अब ये FAQs हैं रोल बैक प्रोविज़न के। प्रैक्टिकल लाइफ में गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन निकालती है डिपार्टमेंट के लिए, पढ़ने हो पढ़ सकते हो, वैसे भी टाइम नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। रोल बैक के मैं क्या कह रहा हूँ, नोट्स डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर रोल बैक के बहुत बढ़िया पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, उसको आपको लिख के आना है जी। ठीक है, अब ये पार्ट नंबर 2 है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, पोयम वाला जी। अब ये पोयम वाला तो सर पहले आप कई बार कर चुके हो जी, ये पोएम वाला तो आपने पहले भी कई बार कर लिया। याद करो, पोएम वाला मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है, फॉरेन कंपनी के 2 केस होंगे, टर्नओवर 50 करोड़ तक होगी तो हमेशा NR होगी, टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होगी उस केस में पोएम की गाइडलाइंस लग जाएंगी। और पोएम की गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है, आपकी 2 मेन कंडीशन है, मतलब आपकी पोएम इंडिया से बाहर मान लेंगे अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। एक्टिव बिजनेस आपका इंडिया से बाहर होना चाहिए, आपकी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया से बाहर होनी चाहिए। एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है, उसके लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती है। याद करो, पैसिव इनकम आपकी टोटल इनकम के 50% से ज़्यादा ना हो। दूसरी कंडीशन, आपकी इंडिया में जो एसेट्स हों टोटल एसेट्स के लेस देन 50% हो। तीसरी कंडीशन, जो आपके इंडिया में एम्प्लॉई हैं टोटल एम्प्लॉय के लेस देन 50% है। चौथी कंडीशन, जो इंडिया में एम्प्लॉई हैं उस पर होने वाला खर्चा टोटल खर्चे के 50% से कम है। फिर पैसिव इनकम किसे कहते हैं, ऐसी इनकम जो आपने परचेज एंड सेल करके आपने अराइज की हो एसोसिएटेड एंटरप्राइज से, एक तो वो, और एक डिविडेंड की इनकम हो गया, रॉयल्टी की इनकम हो गया, रेंटल इनकम हो गया, कैपिटल गेन की इनकम हो गया, इंटरेस्ट की इनकम हो गया। ये सारी आपकी इनकम क्या बन जाएंगी, पैसिव इनकम। तो इस इनकम को जोड़ने के बाद ही आप कैलकुलेशन करोगे कि हाँ भाई मेरी पैसिव इनकम मेरी टोटल इनकम के कितने % है। ठीक है, तो देखो वही बात लिखी है जी, रेजिडेंशियल स्टेटस बता दो कंपनी का, अब इतना तो आपको पता ही होगा जी। ठीक है, फिर एक ये कंपनी दी हुई है, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है जी, बाहर की कंपनी है। देखो उन्होंने पहले तो प्रोविज़न लिखा है पोयम का, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे इन्होंने वही पोयम वाला कॉन्सेप्ट निकाल के यहाँ पे उसका आंसर लिखा है। और ये वाला एग्जाम्पल तो आपने क्लास में भी कई बार किया होगा जी, मेरे ख्याल से ये वाला एग्जाम्पल हमने क्लास में इवन स्टूडेंट दरबार के अंदर भी किया जी।
ये वाला एग्जाम्पल तो हमने स्टूडेंट दरबार के अंदर भी किया है और एक क्लास में भी हम कई बार कर चुके हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना जी, ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना। मुझे उम्मीद है इस बार के एग्जाम में ये एग्जाम्पल फ्रेम होने की जी। अगर आप कहो तो मैं भी करवा दूं 2 मिनट लगेंगे बस। लास्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे ख्याल से, यस हाँ, ये सारे इसी के पार्ट हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तो फिर हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा टैक्स ट्रीटी वाला जी, जिसको हम फिर कल की क्लास में कंप्लीट करके कल हमारा ये पैकअप हो जाएगा जी। ठीक है, कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, एक बार चलो मैं एक बार पढ़वा देता हूँ, फटाफट से आओ जी। एक बार अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो। देखो ये कंपनी ए है, इज ए सोर्सिंग एंटिटी फॉर एन इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एक्स एंड 100% सब्सिडरी ऑफ इंडियन कंपनी बी कंपनी। The warehouse and stock in them are only asset of company and are located in country X। मतलब 2 assets हैं और दोनों ही दूसरी कंट्री में हैं, तो सारी assets इंडिया से बाहर हो गई, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। All employees of the company are also in country X। सारे एम्प्लॉई बाहर हो गए, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। और अगर एम्प्लॉई बाहर हो गए, उस पर होने वाला खर्चा भी भाई इंडिया में तो होगा नहीं, वो कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। अब देखनी है पैसिव इनकम कितनी है। वो कह रहे एवरेज इनकम वाइज ब्रेकअप ऑफ कंपनी, टोटल इनकम दिया हुआ है 30% इनकम इज फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर परचेज आर मेड फ्रॉम नॉन एसोसिएटेड और सोल्ड की एसोसिएटेड को। मतलब परचेज किया नॉन एसोसिएटेड से और सेल किया एसोसिएटेड को, तो ये इनकम पैसिव तो नहीं बनेगी, क्योंकि परचेज एंड सेल ये दोनों ही एसोसिएटेड से होने चाहिए, तब जाके इनकम पैसिव इनकम बनती है, तो ये तो नहीं बनेगी। 30% परचेज किया फ्रॉम एसोसिएटेड एंड सोल्ड टू एसोसिएटेड, तो ये इनकम पैसिव इनकम बन जाएगी। 30% परचेज किया एसोसिएटेड से और सेल किया नॉन एसोसिएटेड को, ये इनकम पैसिव इनकम नहीं बनेगी। और 10% इंटरेस्ट की इनकम है, ये भी पैसिव इनकम बनेगी। 30 और 10 कितना हो गया, 40% ये हो गया पैसिव इनकम। और 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो इट मीन्स इसका एक्टिव बिजनेस होगा वो इंडिया से बाहर मान लेंगे, क्योंकि चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। और अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो एक्टिव बिजनेस कहां से बन जाएगा, इंडिया से बाहर बन जाएगा। क्लियर है जी। उसके बाद ये देखो इन्होंने वही बातें लिखी हैं जी, ये 40% है और एक्टिव बिजनेस क्या बन गया, इंडिया से बाहर। अब एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहे हैं अदर फैक्ट आर रिमेन सेम इन एग्जाम्पल 1। ऊपर वाले एग्जाम्पल 1 के सारे फैक्ट सेम है, विद द वेरिएशन चेंज क्या कर रहे हैं, 50 एम्प्लॉई हैं, 47 एम्प्लॉई जो है ना वो कह रहे हैं दूसरी कंट्री में है, और 3 एम्प्लॉई MD CEO और सेल हेड ये इंडिया के हैं। बच्चा कह रहा है सर अगर 3 एम्प्लॉय इंडिया में हैं तो मतलब 50% से कम इंडिया में हैं, तो कंडीशन सेटिस्फाइड। मैं कहा बिल्कुल, बट अब ये देखना है कि इन 3 एम्प्लॉय पे होने वाला खर्चा कहीं टोटल खर्चे के 50% से ज़्यादा ना हो। कई बच्चों को लग रहा होगा सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, भाई इंडिया में 3 ही तो एम्प्लॉय हैं, तो क्या 3 एम्प्लॉय पर इतना खर्चा हो सकता है जो टोटल के 50% से ऊपर हो? बिल्कुल, क्योंकि 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो सबसे मेन एम्प्लॉय हैं। एक बार देखो आगे क्या लिखा है, कह रहे एनुअल पेरोल एक्सपेंडिचर हैं 50 एम्प्लॉय के 5 करोड़, जिसमें से इन तीनों के जो खर्चे हैं 3 करोड़ रुपए के हैं। अब अपने बोल दो जी, 5 करोड़ में से 3 करोड़ खर्चा उन 3 एम्प्लॉय पे हो रहा है, तो क्या 50% से कम है, ज़्यादा है? ज़्यादा है ना, तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक्टिव बिजनेस आपका इंडिया से बाहर नहीं है। ये आंसर निकल के आएगा जी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। अगला देखो जी, द बेसिक फैक्ट एग्जाम्पल 1 सेम है। अब वो कह रहे हैं जी आपकी 5 मीटिंग हुई हैं, बोर्ड मीटिंग हुई हैं, उसमें से 3 आपकी इंडिया से बाहर हुई हैं। अब अगर 3 आपकी इंडिया से बाहर हुई हैं, अब 3 बोर्ड मीटिंग बाहर हैं, तो भैया मेजर बोर्ड मीटिंग बाहर हैं और एग्जाम्पल 1 में चारों कंडीशन भी सेटिस्फाइड थी, तो पोयम आपकी इंडिया से बाहर निकल के आ जाएगी। उस केस में वो कंपनी क्या बन जाएगी, NR बन जाएगी। इस तरह से आंसर करके आना है जी। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन कई बार बन जाता है पोयम वाला। इवन दिसंबर के एग्जाम के अंदर भी पोयम वाला क्वेश्चन बना था जी। इवन दिसंबर के एग्जाम के अंदर भी आपको मैं दिखाऊं पोयम वाला क्वेश्चन कौन सा बना था, जो कल हमने क्वेश्चन किया था। अब मुझे नहीं पता आपने घर जाके क्या देखा है क्या नहीं देखा, एक बार आप दिसंबर का पेपर चेक कर लेना जी। मैं इस प्रैक्टिस मैनुअल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन पिछली बार के ऑलमोस्ट प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन बना था जी, बताओ ये वाला क्वेश्चन बना था, डिस्कस द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, डिस्कस वेरियस फैक्टर ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डेलीगेटिंग अथॉरिटीज टू कमिटी। ये क्वेश्चन बना था, बताओ इतना सा क्वेश्चन बना था 5 नंबर के अंदर। आप पिछली बार का पेपर उठा के देख लो जी। तो सर प्रैक्टिस मैनुअल के अगर आपने सिंगल क्वेश्चन कर रखा है ना, मुझे इतना पता है कि इनकम टैक्स में दिक्कत तो नहीं आएगी आपको।
और जीएसटी का मैंने ऑलरेडी करवा दिया था, और कस्टम के तो हम कई क्वेश्चन ही कर चुके हैं जी। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं, एक बार आपने बस ये पढ़ लेना है जी। तो बाकी कल की क्लास के इसके अंदर हम पूरा कंप्लीट करेंगे। कल आपके 2 चैप्टर हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कंप्लीट करके फाइनली इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन हमारी खत्म हो जाएगी जी। ठीक है, तो कल एक तरह से बस मेरा अलविदा वाला सेशन है। अलविदा मीन्स कि एग्ज़ाम से पहले का लास्ट सेशन है, उसके बाद तो बस अब आपने अपना बेस्ट देना है जी। ठीक है, मैंने अपना बेस्ट ऑलमोस्ट पूरा दिया है, अब आपकी बारी है जी। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब कल की क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। एंड कल से आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट है मेरे ख्याल से 10 तारीख से ही है ना, तो जिनके एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हैं, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, चक दो फट्टे जी। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय जी।